मान लो ऐसा एक लूप है जो इस एक्सिस के अबाउट में ओमेगा से घूमता है। जीरो टाइम में इसका एरिया वेक्टर और ये बेफिल्ड दोनों एक डायरेक्शन में है। अभी ये है t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे इसका फिगर, और फिर ये उस एक्सिस के अबाउट में घुमा और घूमने की वजह से इसका एरिया वेक्टर जो है वो अब बी फील्ड के साथ एक एंगल बनाया, घूम रहा ओमेगा से, और ये फिगर है t इक्वल्स टू टी टाइम में। तो क्या ये एंगल ओमेगा टी होगा? क्या सबको समझ में आई? सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे का कारण। आप इस ईएमआई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट पढ़ते हैं, डिवाइस पढ़ते हैं, दैट इज एसी जनरेटर। ओके, तो वो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल यही है जो ये न्यूमेरिकल में है, तो ध्यान से। तो टी टाइम के ऊपर एट एनी टाइम t क्या हम फ्लक्स को लिख सकते हैं बी एन ए कॉस थीटा? बोलो बोलो। अगर फ्लक्स है बी एन ए कॉस थीटा, देयरफॉर ईएमएफ का वैल्यू हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ई का वैल्यू हो गया माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स के जगह पे बी एन ए कॉस थीटा। So E will be equals to minus B N A common d by dt of cos omega t। बोल दो भाई d by dt of cos omega t। अब तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन एकदम माइनस साइन ऑफ B N t by omega। क्या सही है? यस सर। यही आएगा ना ईएमएफ का इक्वेशन? यस सर। अब इस ईएमएफ के इक्वेशन को अलग अलग तरीके से नजरिए से देखिए। ये ईएमएफ का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसमें ई नॉट एग्जिस्ट करता है बी एन ए डब्ल्यू के जगह पे बी एन ए ओमेगा, एंड दिस इज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि फाइंड द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैन यू फाइंड दिस बी एन ए ओमेगा? सेकंड में पूछा गया बी द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अब आपसे हम कुछ मैथमेटिकल टर्म पूछते हैं। क्या आप साइन या कॉस का वन साइकिल पे एवरेज वैल्यू जानते हैं? जीरो। ठीक है, चलिए जी कुछ हम आपको एडिशनल इधर बता दें, इसको याद रखना, या फिजिक्स में बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, और अगला चैप्टर एसी में बहुत काम का चीज है सब कोई। आज का लाइन याद रखिएगा, आज का डेट है 19/8। ओके, सिखा क्या रहे हैं? एकदम बच्चा वाला मैथमेटिक्स। ये रहा साइन थीटा। ओके, तो ये रहा भाई आपका cos थीटा। देख, एक साइकिल का बात कर या लॉन्ग टाइम का, साइन में जितना प्लस होता उतना ही माइनस। सिमिलरली एक साइकिल में cos में जितना प्लस होता उतना ही माइनस। सही है? तो ये याद रखना कि एवरेज ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा ओवर one cycle or long time period, over one cycle or long time period is equals to 0। क्या आप इसको भूल जाएंगे कल? परसों? ठीक है, नर्सों हम चेक कर देंगे आपको। ओके, तो साइन थीटा या कॉस थीटा का एक साइकिल पे या लंबे समय पे उसका एवरेज वैल्यू होता है 0। ओके, चलो बाद में इधर पढ़ेंगे, पहले इसमें एक और चीज अब ऐड ही करते हैं।
लेकिन अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा का लेगा तो साइन स्क्वायर थीटा का कर्व ऐसा होगा क्या? खाली ऊपर हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का कर्व भी तो इसी तरह खाली पॉजिटिव रहेगा। यस सर। तो याद रखना कि जब आप एवरेज लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज, या फिर जब आप एवरेज लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज, ये हमेशा 1/2 होता है। नहीं समझा? यस सर, 1 + 1/2। हाँ, 1 + 1/2 इज 1 ना। 1/2। देख इसका ये पीक वैल्यू है 1 है ना, तो इसका एवरेज ये निकलता 1/2। इसको कब तक याद रखेगा? जब तक आप पूछेंगे नहीं सर। अच्छा, जिस दिन पूछ देंगे उसके बाद खत्म। ओके सर परसों बोलिए पूछने वाले। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज 1 साइकिल पे या लंबे टाइम पीरियड पे 1/2 होता है, जबकि साइन थीटा या कॉस थीटा का एवरेज 0 होता है। अब देखो क्वेश्चन का बी हिस्सा बोला गया कि देखिए भाई जो भी आप ईएमएफ निकालो उसका एवरेज निकालो। अब आपको एक चीज बताते हैं, अब एक दूसरा चीज बताते हैं। बहुत सारा है ना आज चल रहा है। एक और तुमको नया चीज सिखाते हैं, याद रखना, सुंदर सा एकदम पीला में एकदम ध्यान रखना। अगर x is physical quantity as function of time है, x एक फिजिकल क्वांटिटी, कहीं भी लगा देना काम आएगा, इस समय ना ऑब्जेक्टिव बनाने का एकदम बेहतरीन ट्रिक है। x एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, पावर, फोर्स, टाइम, मोमेंटम, लेंथ, कुछ भी, जो भी सोचना सोचो, लेकिन वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर आप x का एवरेज निकालिएगा ना, देन इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा। कभी भी अगर x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम का फंक्शन है और आपको x का ही एवरेज निकालना है, तो x डॉट dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, यूज दैट, चाहे वो कोई भी चीज हो एवरेज मिलेगा, जितने समय में बोलाएगा उतने में एवरेज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको ईएमएफ दिखाई दे रहा है, ये ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ टाइम है, क्या सही है? यस सर। तो अगर हमको इस ईएमएफ का एवरेज चाहिए, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dt बाय इंटीग्रेशन dt, हम एक लाइन में लिखते हैं क्या, यहाँ ई नॉट साइन ओमेगा टी dt बाय इंटीग्रेशन dt लेंगे। बोला गया है एक साइकिल या लंबे टाइम इंटरवल पे, आप बोलेंगे मत बना यार, इसका वैल्यू तो 0 आएगा। प्रोफेसर कैसे लिख दिए भाई? अरे यार साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन थीटा का तो एक साइकिल पे एवरेज कितना? 0 0 0। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? अब सी देखना, जगह का कमी है सो दिमाग खुला रखना। तुमको ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो ये लाइन तो काम करेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डॉट dt बाय इंटीग्रेशन dt, बोलो बोलो। अब जब तुम ई स्क्वायर करेगा तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट dt बाय इंटीग्रेशन dt आएगा। अब चलो दिमाग दौड़ाओ, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हाफ हो जाएगा, एंड योर आंसर इज ई नॉट स्क्वायर बाय 2। ये ई नॉट के स्क्वायर का एवरेज, क्या समझे? यस सर। तो ये तरीका है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ चीज आज के डेट के हिसाब से भूलिएगा मत, क्योंकि जिस दिन आएगा उस दिन तो हमको याद रहता है ना क्या पढ़ा दिए। नोट करो बढ़िया से। आप ये मान के चले कि पूरे बोर्ड में इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है,
और हम तुम्हारे दिए गए फिगर का दो डायग्राम बनाना चाहते हैं। एक ये है जो 0 टाइम पे है फिगर, और एक होगा जो हम लोग टी टाइम के बाद बनाएंगे। बोला गया ऐसा कि 0 टाइम पे जो हम लोगों का स्लाइडिंग वायर है, 0 टाइम पे जो हम लोगों का काम का चीज 0 टाइम पे जो हम लोगों का स्लाइडिंग वायर है वो लेफ्ट एंड पे है। ये स्लाइडिंग वायर, ओके। याद रखना कि 0 टाइम पे स्लाइडिंग वायर लेफ्ट एंड को टच कर रहा है। तुम्हारा स्लाइडिंग वायर 0 टाइम पे लेफ्ट एंड को टच कर रहा है। x का वैल्यू 0, t इक्वल्स टू 0। अब इस स्लाइडिंग वायर को आप राइट की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचते हैं, तो बोला गया टी टाइम पे कहीं पहुंच जाएगा। यहां पहुंच गया मान लो टी टाइम पे। याद रखना इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर टी टाइम पे वहां पहुंच गया, टी टाइम पे अगर यहां पहुंच गया, तो क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस vt है? क्या ये डिस्टेंस vt है? और ये डिस्टेंस तो l है, तो ये भी l है, करेक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा बहुत। The resistance of all the wire is small r per unit length। मतलब जो भी यहाँ वायर है, सभी वायर का रेजिस्टेंस है, सभी वायर का रेजिस्टेंस है स्मॉल r is resistance per unit length। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। तो जरा देखो, अगर हम फोर्सेस का नाम लिखे ABCD, तो क्या रेजिस्टेंस ऑफ AB LR होगा? क्या रेजिस्टेंस ऑफ BC BT इंटू R होगा? क्या रेजिस्टेंस ऑफ CD फिर से LR होगा? और क्या रेजिस्टेंस ऑफ DA फिर से BT इंटू R होगा? देखो तो बात से बोलो जी साहिल बाबू, ठीक है? यस सर। इसका मतलब आप इस सर्किट को चाहें तो आप इस सर्किट को इक्विवेलेंटली ऐसा सर्किट में बदल सकते हैं, A B C D। क्या बोलता है, सही है? कुछ छूटा नहीं है, जरा गौर कर लो, कुछ छूट गया है? बैटरी ही छूट गया है, वेरी गुड। अरे जब तुम इस रॉड को राइट की तरफ v वेलोसिटी से ले जा रहे हो तो यहाँ एक बैटरी बना ना। प्लस किस तरफ, ऊपर या नीचे? ऊपर, ऊपर प्लस, और इसका मोशनल ईएमएफ आप लिख लीजिए बाय BBL। अब क्वेश्चन पढ़ो, तुमको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम showing the induced EMF as a battery, calculate the current in the circuit। क्या आप करंट निकाल लेगा? यस सर। This is the value of current। सर इसमें थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे या फिर नीचे रखेंगे बैटरी। नहीं समझ में नहीं आया यार, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्लीज रिपीट। चल भाई, यहाँ से पहले करंट निकाल ले। 37 BC का आगे फॉलो अप है। सबसे पहले यहां से हम लोग करंट निकाल लिए, तो क्या वो करंट मेरा BL बाई 2 टाइम्स ऑफ RL प्लस VT इंटू R है? यस सर। तो ये वैल्यू हो गया मेरा BBL बाई 2 स्मॉल r L प्लस B इंटू T। ये मेरा करंट है। अब इस करंट की वजह से देखना, अब चलो करंट की वजह से सोचो। जब मेरे सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, तो लास्ट डे भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि इसको राइट की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए द फोर्स नीडेड जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0 इज F0। यहाँ पे फोर्स चाहिए F0। टाइम की जगह 0 पुट करके देख लेंगे। पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूला ही निकाल लेते, ठीक है? अब जरा गौर कर, मान ले राइट की तरफ फोर्स F लग रहा है, तो बता जरा इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड को देख के मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, लेफ्ट की तरफ। यस सर।
बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. So to keep velocity constant, F external required should be equals to magnetic force, and that magnetic force is BIL. So F external required is nothing else but simply B, I के जगह पे BVL by 2R L plus BT into L. So F external का जनरल फॉर्मूला हो गया B स्क्वायर VL स्क्वायर बाई 2R L प्लस VT, ये फॉर्मूला है जनरल। अब देखो क्वेश्चन को आंसर के हिसाब से क्राफ्ट कर लो, अब मतलब जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आंसर बनता है। बोला कि द फोर्स नीडेड जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0 इज F नॉट। तो जरा देख लीजिए ना क्वेश्चन F नॉट किसको कह रहा है, t इक्वल्स टू 0 करके देख लीजिए कि F एक्सटर्नल किसको F नॉट कहा जा रहा है। तो F नॉट कहा जा रहा है d स्क्वायर VL स्क्वायर बाई 2RL को, इसको F नॉट कहा जा रहा है, सही है। तो क्वेश्चन आगे पूछा कितने समय के बाद फोर्स F नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो अब जब तुम B बनाएगा तो याद रखना T निकालना होगा और फोर्स के जगह पे तुम F नॉट बाई 2 पुट करेगा, बस हो गया यार। जरा नीचे देख ले, हम आपको बता देते हैं ना तुरंत। F के जगह पे तुम लिख लो B स्क्वायर VL स्क्वायर बाई 2R L प्लस VT, और उधर F नॉट कितना था B स्क्वायर VL स्क्वायर बाई 4RL, यही ना होगा। Yes. नीचे में 12 बच गया ना। सॉल्व करके t निकाल दो आंसर। समझे जी आप लोग? Yes, sir. बताइए जरा इस इक्वेशन को देख के कि समय के इंक्रीज के साथ जो एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत है टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस वायर, वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों घट जाएगा? लॉजिकली बोलो, मैथमेटिकली सही है, लॉजिकली बोलो। वेरी गुड। जैसे जैसे ये वायर राइट की तरफ जाते जाएगा ना, वैसे वैसे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट का वैल्यू घटेगा, और करंट अगर घटेगा तो मैग्नेटिक फोर्स घटेगा। सो एक्सटर्नल फोर्स आल्सो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स आल्सो डिक्रीजेस। दो चीज, एक कॉन्सेप्ट और एक मैथमेटिक्स, दोनों सपोर्ट करना चाहिए। क्या समझ में आया बात? चलो ठीक। concept of conservation of energy in case of electromagnetic induction. ठीक है, एक्चुअली देखो यहां ध्यान से, अभी जो हम बोर्ड पे पढ़ाने जा रहे हैं स्कूल में प्रूफ आता है, जब स्कूल एग्जाम लेगा तो प्रूफ कराएगा, लेकिन इसके हर एक लाइन से समझ जाना कि खाली न्यूमेरिकल है। आप जितना भी बुक बनाएंगे ना, जो बीच वाला, जैसे तुम एचसीबी उठाएगा ना, तो बीच वाला जो सेक्शन तुमको मिलेगा ना 30, 35 से लेकर लगभग 60, 70, 80 तक, वो लगभग इसी के आसपास घूमते रहेगा। आज भी तुम लोग क्वेश्चन पूछा है, तुमको पता नहीं चला, हम तुमको दिखाते, एक एक लाइन समझना। मान लो जैसे हम लोगों के पास इस तरह का एक स्लाइडर है और उस पे एक स्लाइडिंग वायर है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की तरफ है, और आप इसको राइट की तरफ एक v वेलोसिटी से खींच के ले जा रहे हैं। जब आप इसको राइट की तरफ ले जाइएगा, ड्यू टू मोशन ऑफ
स्लाइडिंग वायर, स्लाइडिंग वायर के मोशन को देखिएगा तो जो हम लोगों का मोशनल ईएमएफ है, जो हम लोगों का मोशनल ईएमएफ है, वो मोशनल ईएमएफ क्या होगा? बीवीएल। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा ध्यान से। एल क्या होना चाहिए? एल इन पैरेलल आर्म्स के बीच का गैप है कि इस रॉड का लेंथ है? रॉड का लेंथ फिर से रॉड का लेंथ है। हम तो बोल रहे थे कि कंफ्यूज हो जाइएगा। रॉड का कितना लेंथ है इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना पड़ता है कि करंट कितने ब्रांच में फ्लो कर पाता है। सर पैरेलल आर्म्स का यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बस यही काम आएगा, ऊपर या नीचे काम नहीं आएगा। ठीक है सर, लेकिन ऐसा क्यों? अच्छा हमको नहीं पता। एक मिनट। इसका लेंथ मान लो 50 सेंटीमीटर हो और ये 40 सेंटीमीटर है, तो करंट का हिस्सा तो यहीं से ना घूमेगा कि ऊपर चल जाएगा। यस सर, लेकिन उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होना चाहिए ना सर। यहाँ का जो पोलैरिटी है वही यहाँ है और यहाँ का जो पोलैरिटी वही यहाँ है। अच्छा, यस सर, हाँ ये तो ठीक है, यस सर। मोशनल ईएमएफ इज बीवीएल, ठीक है। नाउ करंट I will be equals to BVL बाय पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब बता मोशनल ईएमएफ का पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर बनाएं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी उधर, पाम ऊपर, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे घूमेगा। यस सर, ठीक है। अब जरा गौर करना, इस करंट की वजह से, ड्यू टू दिस करंट there is magnetic force on sliding wire. There is magnetic force on sliding wire and that magnetic force is BIL. So your magnetic force is B, I के जगह पे BVL by R and L. So magnetic force is equals to B square BL square by R. ये रहा मैग्नेटिक फोर्स। बोल लो, किसी को कोई डाउट है तो अभी से बोल लो। ये देखो सुंदर सा बी, अरे वो हिसाब से तो ये भी बीटा लिख दिए। नहीं, वहां बल्क मॉडल भी हो सकता है। क्या किसी को दिक्कत है यहाँ तक काम का बात? मेरा राइटिंग छोड़ के हमसे कहीं और प्रॉब्लम तो बता। अब आगे देखिए, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ भाई, कहाँ किधर? अंदर का होता है, प्लेन के अंदर है मैग्नेटिक फोर्स। हाँ फोर्स से तो पूछिए। हाँ, बी फील्ड अंदर है, करंट ऊपर, बी फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में। देखिए एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना एक एक लाइन में न्यूमेरिकल है। क्या तुम आज न्यूमेरिकल इसका यूज नहीं किया है? यस सर। मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अच्छा अभी ही रुकते, यहीं पे बात करते, यहां भी है ना 10 क्वेश्चन रख लो तुम। जरा गौर करो, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट में है, तो अगर तुम केवल वायर को धक्का देके छोड़ दिया, पकड़ के नहीं रखा, फेंक के ऐसे छोड़ दिया, तो क्या बोलता है उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? घटेगा। अच्छा अगर हम तुमसे बोल दें कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालो,
या x डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी निकालो, तो जिस v0 से आप फेंकिएगा उससे ज्यादा मिलेगा या कम? कम मिलेगा सर, तो एक्सेलरेशन को उनका मास हो जाएगा। सही है? यस सर। कैसे निकालेगा? एक्सेलरेशन निकाल देंगे, फोर्स अगर के पास उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा सर। हाँ, m से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आगे, बोलो आगे। यस सर, तो उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी को अपने पास मालूम है, टाइम हम लोग को मालूम होगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। कैसे आएगा? कौन सा इक्वेशन? v इक्वल्स टू हो गया गलत। देखा, यही खेल। जब आपको लगे ना कि आपको सब कुछ आ रहा है तो पूरा बोलिए। अच्छा, भी u माइनस 80 बोल देते, फिर भी गलत। अब आगे बोलो। सर नहीं होगा वैसा, रेजिस्टेंस पे रिलेटिव है। नहीं, रेजिस्टेंस एक ही है, रेजिस्टेंस r है। रेजिस्टेंस पूरे लूप में कहीं नहीं है, यहीं पे है r। रेजिस्टेंस इज नॉट वेरिएबल, ओके? r रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो तुम लोग कितना बेसिक चीज भूला है कि काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन वहां लगता है जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और यहां बिकॉज़ फोर्स वेलोसिटी का फंक्शन है, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज़ यू सेड ना वेलोसिटी इज वेरिएबल। यस। बड़ा बड़ा तीर मारिएगा तो पैर तो जमीन पे रखिएगा ना। This force is function of v and opposes motion of sliding wire. रिटार्डेशन। अगर यहां पूछ ले, देखो हम जो लिख रहे हैं स्कूल का डेरिवेशन नहीं, हमको पता है कहां कहां से न्यूमेरिकल आता है, वहां फोकस है। अगर हम आपसे पूछे तो यहाँ रिटार्डेशन है हम लोग का माइनस बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर बाई आर इंटू एम, समझे क्या? ये है रिटार्डेशन। नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन है v का। सो टू फाइंड न्यू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यूज कैलकुलस। डिड यू गेट दिस? अगर आपको नया वेलोसिटी चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर किया ये चाहिए, क्या टाइम है, लेंथ पर जो भी निकालना है, डोंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज कैलकुलस। एक्सेलरेशन की जगह लिखो dv by dt, एक्सेलरेशन की जगह लिखो v into dv by dx। चलो पूछ लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी पूछ लेते हैं। एक्सेलरेशन की जगह dv by dt भी होता है और एक्सेलरेशन की जगह v into dv by dx भी होता है। इसको कब यूज करेगा? जब वेलोसिटी चाहिए होगा टाइम का फंक्शन, जब वेलोसिटी चाहिए होगा टाइम का फंक्शन। और इसको कब यूज करेगा? हाँ, अब क्वेश्चन सुनना। हम तुमसे बोलेंगे देखो जी फेंके थे v0 से 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालो, तो इसको यूज करो। यस सर। और 25 सेंटीमीटर के बाद वेलोसिटी निकालो, तो इसको यूज करो। क्या समझा? यस सर। सबको समझ में आया यहां तक? हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा स्लाइडिंग वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। हम ये चाहते हैं कि मेरा स्लाइडिंग वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, ठीक है? टू मेंटेन constant velocity of स्लाइडिंग वायर। अगर आप चाहते हैं कि आप उस स्लाइडिंग वायर के वेलोसिटी को कांस्टेंटली मेंटेन रखें, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड। आपको एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स चाहिए।
and force of external agent have same magnitude as magnetic force, which is b square bl square by r. जितना मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में काम कर रहा था ना, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स आपको राइट में लगाना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा. कोई दिक्कत किसी को? नो सर. चलो बढ़िया. अब जरा और आगे बढ़ो. ठीक है. सो पावर डिलीवर बाय this external force in maintaining constant velocity. तो पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्या हम लोग फोर्स एक्सटर्नल को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें? फोर्स एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी. तो देख भाई उसमें भी लिया, तो क्या ये इक्वेशन b स्क्वायर v स्क्वायर l स्क्वायर बाई r आ गया. मतलब उस स्लाइडिंग वायर के वेलोसिटी को कांस्टेंटली अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट इतना पावर देगा. सही है. अब जरा गौर करना. एट सेम टाइम power dissipated through रजिस्टर से पावर का लॉस. ये रहा भाई रजिस्टर. रजिस्टर से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहां से हीट या रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है ना. तो पावर डिसिपेटेड इज आई स्क्वायर आर. ओके. जरा गौर करो आई का वैल्यू बी स्क्वायर v स्क्वायर l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. b स्क्वायर v स्क्वायर l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ r आल्सो. तो ये स्क्वायर इस r से कैंसिल. तो पावर डिसिपेटेड का वैल्यू हो गया b स्क्वायर v स्क्वायर l स्क्वायर बाई r. सही है. यस सर. और नेचर का इंजीनियरिंग देखिए और समझिए. आप इसके वेलोसिटी को मेंटेन करने में जितना पावर दीजिएगा वो सब पावर ही यहां से निकलेगा. ठीक है. सो आप देखिएगा ध्यान से तो आपको दिख ही रहा है कि पावर डिलीवर और पावर डिसिपेटेड बोथ आर सेम. It follows conservation of energy in electromagnetic induction. क्या समझ में आया? यस. एसी जनरेटर में घर में जो बल्ब जलता है, फैन चलता है, ये सब जो होता है उसके लिए याद रखना कि नीचे में एक मोटर काम करता है जो उस कॉइल को घुमाता है. ठीक है. कॉइल को घुमाने में जो एनर्जी खर्च होता है वही एनर्जी का कुछ हिस्सा हम लोग तो आइडियल लेके बनाए. एनर्जी के खर्च का कुछ हिस्सा आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलता है. क्या समझा? यस सर. नोट करो बढ़िया से. concept of self induction. अगला टॉपिक जरा गौर करना. मेरे पास ये कॉइल है और इस कॉइल के साथ एक
सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, इस कॉइल के साथ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, लाइक दैट। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। मान लो हम लोग किसी मैग्नेट को अगर हम आगे पीछे करते हैं, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर कर रहा है। अगर हम इस मैग्नेट को उस लूप के कंपैरिजन में रिलेटिव मोशन देते हैं तो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर जीरो होगा या नॉन जीरो? नॉन जीरो। और ये नॉन जीरो जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आता है, अगर हम इस नॉर्थ को नजदीक ले आए तो इस फेस पे नॉर्थ के हिसाब से पोलैरिटी डेवलप और करंट घूमेगा, ऐसा सही है। देखो हम कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर एक वर्ड है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। मतलब सर देख, अगर किसी पर्टिकुलर कॉइल में कोई भी ईएमएफ नहीं है, तो जब आप मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो वो उसका अपोज करता है। उसके अपोज करने का कारण होता है कि अगर करंट नहीं है तो वो नहीं चाहता है कि मेरे अंदर करंट डेवलप हो। क्या ये लाइन समझा? उसी तरह अगर तुम इसमें करंट प्रोड्यूस कर दिया और फिर उस करंट को घटाना चाहता है तो वो फिर से नहीं चाहता है कि करंट घटे। ठीक है, that particular electromagnetic inertial property of any coil due to which it opposes the change in flux through itself। किसी भी कॉइल का एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शियल प्रॉपर्टी जिस वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। आप बढ़ाइएगा तो वो घटाएगा, आप घटाइएगा तो वो बढ़ाएगा, क्या अपोज है ना? ठीक है, that electromagnetic inertial property due to which any coil opposes the change in flux through itself is called self induction। क्या ये लाइन समझा? सेल्फ इंडक्शन। देखिए अभी मैथमेटिकली वहां पूरा बोर्ड भर देंगे, लेकिन फिजिक्स तो समझिए, पहले दिमाग में लाइए। किसी भी कॉइल का लूप का एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शियल प्रॉपर्टी जिस वजह से वो अपने अंदर से होने वाले चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। कितना सिंपल ना? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है किसी कॉइल का या लूप का जिससे वो अपने अंदर होने वाले चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। अगर ये नॉर्थ पोल नजदीक आएगा नॉर्थ डेवलप होगा, अगर ये नॉर्थ दूर जाएगा साउथ डेवलप होगा, अपोज। तो कॉइल का एक ऐसा प्रॉपर्टी, लूप का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिस वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इस चीज को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी आप यूज करते हैं उसको हमें सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास, उसी तरह सेल्फ इंडक्शन को मेजर करने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस एल, कैपिटल एल। क्या किसी को डाउट समझने में? लिखे नीचे, whenever there is relative motion between coil and magnet, comma, due to change in magnetic flux,
due to change in magnetic flux, comma, an EMF is induced. An EMF is induced in that loop whose direction is in such a way, whose direction is in such a way so that it opposes the change in flux through itself, so that it opposes the change in flux through itself. So that it opposes the change in flux through itself. यही वो पुराना चीज जो पहले पढ़े थे. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो. That electromagnetic inertial property. That electromagnetic inertial property of any coil or loop. That electromagnetic inertial property of any coil or loop due to which it opposes the change in flux through itself, due to which it opposes the change in flux through itself, it opposes the change in flux through itself, comma, is known as self-induction and the quantity and the physical quantity which is used to measure self-induction is self-inductance. Self-inductance. ब्रैकेट में लिखना L कैपिटल L. L कैपिटल L. हो गया सभी का? Yes, sir. अब देखो इसका मेजरमेंट. फ्लक्स associated with any coil, flux associated with any coil which have current I. याद रखना कि कोई भी कॉइल, मान लो जैसे ये हमारे पास एक कॉइल, ठीक है, इस कॉइल में एक सेल लगा है, ऐसा एक की है एंड सो ऑन. जब आप इस की को क्लोज कीजिएगा तो यहां पे करंट दौड़ेगा. क्या सही है? अरे बोलो. Yes, sir. हाँ, इस करंट की वजह से देखना क्या मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा होगा. समझो तो सही है. Yes, sir. ठीक है. तो ये करंट का जो इंक्रीज है इसको वो पर्टिकुलर कॉइल रोकता है, ये बढ़ने नहीं देना चाहिए. कारण कि इस करंट के बढ़ने से फ्लक्स चेंज करेगा तो हमको तो चेंज इन फ्लक्स को रोकना है. समझा?
तो ये क्वाइल क्या करता है, क्वाइल जैसे यहाँ मैग्नेट के नजदीक आने को रोका जाता है, उसी तरह इसमें करंट के बढ़ने को भी रोका जाता है। नहीं समझा? पूरा पूरा यहां पे दोनों फिगर को अलग की, यहां देख, when key is closed I increases, B field increases, flux increases, so induced EMF formed, induced EMF formed, समझना अच्छे से, and its direction opposes change in flux, then B and so I। क्या ये समझा? Yes, sir. ठीक है। जब आप की को क्लोज करते हैं इस लूप से करंट बढ़ता है, देखिए यहाँ मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट है, यहाँ पे करंट है। जब आप की को क्लोज करते हैं करंट बढ़ना चाहता है, जब करंट बढ़ता है तो बी फील्ड बढ़ता है, बी फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता है कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। तो अगर वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है तो बी फील्ड का अपोज करता है और करंट का भी अपोज करता है। दिस इज सेल्फ इंडक्शन, इसको आप सेल्फ इंडक्शन कहें। ठीक है, तो अब जरा सोच के बताना कि जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा क्या वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर? Yes, sir. कैसे? देख, करंट के हिसाब से कॉइल का बी फील्ड लिखा जाएगा। जैसे मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, सुनना ध्यान से, कोई एक सर्कुलर कॉइल है, तो अगर सर्कुलर कॉइल है तो क्या उसका बी फील्ड सेंटर पे आप लिखेगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। Yes, sir. तो अगर बी फील्ड है म्यू नॉट एन आई बाई 2r, एरिया से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें आई रहेगा। Yes, sir. सो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन आई। जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं यहाँ कांस्टेंट की तरह आता है एल। where L is called self inductance। जरा इस L पे ध्यान देना, क्या हम L को लिख सकते हैं फ्लक्स बाई आई? Yes, sir. तो क्या इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं अभी, फ्लक्स का यूनिट वेबर, नीचे पर एम्पियर, वेबर को लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर Yes. पर एम्पियर, और इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है हेनरी, H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाई I। अब आगे देखो इसका दूसरा इक्वेशन, EMF induced in loop or coil, that EMF induced is equals to minus d phi by dt, so E will be equals to minus d by dt of Li, so induced EMF is equals to minus L di by dt, minus L di by dt। तो एक और इक्वेशन देखो जरा, क्या हम L को यहां से लिख सकते हैं माइनस E dt by di? सही है?